नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम पैगाम हिंद यानी भारत देशना में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो इस वक्त देश का एक सबसे अहम मुद्दा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कश्मीर के ऊपर। आप शायद जानते होंगे कि कश्मीर का योगदान, कश्मीर का कंट्रीब्यूशन इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इस पूरे प्रायद्वीप में बहुत सालों यानी हज़ारों सालों से है। ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म को लेकर जो भी लोग गए, चाहे वो तिब्बत गए, लद्दाख गए या फिर जापान, चाइना या दूसरे देशों में गए, वो बौद्ध जो भिक्षु थे वो उनमें से काफ़ी बड़े नाम कश्मीर से ही आते हैं। कश्मीर की पृष्ठभूमि और आज तक जो कश्मीर के हालात हैं उस पर बात करने के लिए हमारे पास आज हमारे साथ हैं दो बहुत महत्वपूर्ण विद्वान जिनको आप ज़रूर जानते होंगे। मेरे साथ हैं श्री सुशील पंडित जो कश्मीर विषयों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और लगातार बोलते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी साहब जो कश्मीरी लिपि, कश्मीरी भाषा, कश्मीरी परंपराएं, कश्मीरी जीवन, कश्मीरी संस्कृति के बहुत बड़ा एक नाम है और इस पर अक्सर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पूरे देश में जाने माने विद्वान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जस्ट शुरुआत करने के लिए हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कश्मीर की शुरुआत यानी कश्मीर की जो संस्कृति है किस तरह से उसने उसके संबंध पूरे प्रायद्वीप में, ख़ासतौर पे जिसको हम मुख्य भूमि कहते हैं, उससे रहे, कि किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ। कश्मीर के सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक जीवन का जो सबसे पहला चित्र हमें मिलता है वो कश्मीर के अपने पुराण नीलमत पुराण में उसके पृष्ठों पर मिलता है। जिस प्रकार का जीवन नीलमत पुराण के समय में रह रहे कश्मीर के लोग जी रहे थे, उसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का केवल एक बहुत ही अभिन्न अंग नहीं, भारत की संस्कृति का फाउंटेन हेड था, यानी मूल स्रोत रहा है। कश्मीर ने भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को जो देन उसकी कश्मीर की रही है वो अद्वितीय रही है और उस देन को के बगैर, उस देन को समझे बगैर कश्मीर की सांस्कृतिक अस्मिता को समझना संभव नहीं है। जी सुशील जी, आप थोड़ा सा बताइए कि सारे बड़े नाम जितने हैं, क्षेमेंद्र हुए या फिर अश्वघोष हुए, नागार्जुन हुए, वो लोग भी जो बुद्ध की देशना को लेके, बुद्ध के संदेश को लेके दुनिया भर में गए, या अभिनव बुद्ध जैसे लोग हुए, तांत्रिक हुए, शैवाइट्स हुए, बड़े बड़े नाम जिन्होंने पूरे देश में, जिनके बहुत सारे अनुयायी हैं। और जब प्रामाणिकता की बात जब होती है तो इन नामों को लिया जाता है। तो इस पृष्ठभूमि में थोड़ा सा अपना विचार बताइए कि कौन लोग हैं और किस तरह से ये परंपरा शुरू हुई और कब इसमें एक थोड़ा सा शरण। देखिए, बुद्ध के लगभग 400 वर्ष बाद कश्मीर में कुषाण वंश के शासन के दौरान कनिष्क ने एक चौथी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल महासंगम बुलाया और वहाँ एक नए बौद्ध मत की अवधारणा ने जन्म लिया जिसे हम महायान और उसी में से निकला वज्रयान बौद्ध मत कहते हैं। और इस संदेश को फिर कुमारजीव जैसे लोग, पद्मसंभव जैसे लोग दुनिया भर में ले गए। पद्मसंभव को तो दूसरा बुद्ध कहा जाता है, कश्मीरी थे। अश्वघोष और नागार्जुन उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। तो कश्मीर में बौद्ध मत की भी एक परिमार्जन हुआ, उसके ऊपर चिंतन मनन हुआ और बौद्ध मत को एक नया आयाम मिला और वो पूरे विश्व में, मध्य एशिया में, तिब्बत में, चीन में और उससे आगे सुदूर पूर्व में गया और देश भर में भी उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बात इसलिए तो नहीं कि एक ट्रेड रूट में पड़ रहा है और जितने भी स्कॉलर्स हैं अगर जा रहे हैं तो, या फिर आ भी रहे हैं तो ट्रेडर्स हैं और जाहिर है इन्वेडर्स हैं, तो ये तमाम लोग लोगों का एक हब कश्मीर रहा। ये जो जिसको हम सिल्क रूट आज मानते हैं, डॉक्टर तोशखानी भी कहेंगे आपको कि वो सूत्र मार्ग था, बौद्ध सूत्रों को उन मार्गों से ले जाया गया। अच्छा,
ये रेशम के तंतु मार्ग ही नहीं थे, ये भारत के दर्शन, भारत के अध्यात्म, भारत के मत को संप्रेषित करने वाले मार्ग थे, इसलिए इनको सूत्र मार्ग कहा गया। इन्हीं मार्गों से भारत की मनीषा, भारत की विद्वता दुनिया भर में पहुंची। अशोक और अशोक के बाद पद्म संभव, उन दोनों में काफ़ी अंतर है। पद्म संभव जो हैं वो ईसा की दूसरे सहस्राब्दी में हुए हैं, इसीलिए उनको दूसरा बुद्ध कहा जाता है। जी जी। जो पहली सहस्राब्दी है उसमें तो कनिष्क ने जो कश्मीर में कुंडल वन में हारवन के पास जो चौथी बौद्ध महासंगति बुलाई, महासम्मेलन बुलाया, वो बौद्धों धर्म के जो टेनेट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको रिव्यू करने के लिए, उन पर पुनर्विचार करने के लिए बुलाया गया, जिसमें 500 अरहत और 500 पंडित और कितने ही बौद्ध धर्म के अनुयायी और कश्मीर के वहाँ पर जो हाँ प्रमुख जो बौद्ध समझिए विद्वान थे, उनकी देख रेख में वो संपन्न हुआ सारा। तो उसमें उस समय महायान का तत्काल उद्भव नहीं हुआ, सर्वास्तिवाद था। सर्वास्तिवाद यानी वो लोग जो नाम और रूप को मानते थे, जबकि बौद्धों में अनात्म यानी अनत्ववाद का सिद्धांत है। तो इसलिए उस समय जो है वो सर्वास्तिवाद था। उसके बाद फिर धीरे धीरे महायान का विकास हुआ, और महायान और वज्रयान के विकास में, उसके प्रचार प्रसार में मध्य एशिया में, चीन में, कोरिया में, इंडोनेशिया में, उसके प्रचार प्रसार में कश्मीर का विशेष योगदान रहा है। और इन्होंने ठीक ही कहा कि वो रेशम मार्ग नहीं था, वो सूत्र मार्ग था। और उस सूत्र मार्ग पर जब कश्मीर के केवल कश्मीर से या अन्य स्थानों से केवल बौद्ध भिक्षु नहीं जाते थे, बल्कि वणिक ट्रेडर्स भी जाते थे, और वो अपने साथ कश्मीर में बने हुए अवलोकितेश्वर के अवलोकितेश्वर की धातु की मूर्तियों को ले जाते थे, कांस्य मूर्तियों को ले जाते थे, जिनका कश्मीर में जिनको कश्मीरी कलाकार जिनको बनाते थे। तो इस प्रकार से ये कश्मीर और कश्मीर से बाहर जो है, कश्मीर एक केवल भूखंड नहीं रहा है। कश्मीर केवल भूखंड न होकर एक समझिए एक विचार रहा है, एक विचार दृष्टि रही है, एक विचार दर्शन रहा है। उस विचार दर्शन का एक पक्ष बौद्ध धर्म था, लेकिन अन्य कश्मीरी संस्कृति के जो अन्य पक्ष भी हैं, संस्कृत भाषा है या वेदांग हैं, वो भी इस मार्ग से मध्य एशिया पहुँचे, चीन पहुँचे, अन्य स्थानों, जापान पहुँचे, अन्य स्थानों पर पहुँचे। कश्मीर, आप शायद आश्चर्य में होंगे कि कश्मीर पढ़े हों, आश्चर्य आपको शायद होगा कि कश्मीर से ही जो अनेक देवी देवता जो हैं, जो जापान पहुँच गए। भारत के अनेक देवी देवता जापान पहुँच गए, जैसे सरस्वती और गणेश हैं, वो भी कश्मीर के ही जो हैं विद्वान हैं, कश्मीर के ही जो विचारक हैं, उन्होंने उनको पहुँचाया। तो इस प्रकार से कश्मीर एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है भारतीय संस्कृति का। कुछ विद्वानों के अनुसार कश्मीर जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट भारतीय संस्कृति का रहा है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वो नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट नहीं, वो फाउंटेन हेड रहा है, वो मूल स्रोत रहा है। और कश्मीर की जो देन रही है वो बहुत ही विशिष्ट रही है, विशेषकर दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में। सौंदर्य शास्त्र का जहाँ तक संबंध है, सौंदर्य शास्त्र के जितने भी संप्रदाय हुए हैं, उनका जन्म कश्मीर में ही हुआ, उन पर बहस कश्मीर में ही चली, उनका विकास कश्मीर से ही बाकी देश के बाकी भागों में हुआ। उनका विकास, उनका जो है वो प्रचार प्रसार जो है वो कश्मीर से ही हुआ, और बहस वहीं से चली, वहीं से शुरू हुआ। इस प्रकार से कश्मीर के लोगों ने एक ऐसा सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण तैयार किया जिसने कि सारे देश को प्रभावित किया, और देश के जो जनमानस था, लोकमानस था, उसको गढ़ने में एक विशेष समझिए वो योगदान दिया। सुशील जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ा एलोबरेट किया डॉक्टर साहब ने। मूल प्रश्न वापस आता है कि जिसको हम लोग कश्मीरियत के नाम से जानते हैं, यानी चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदुओं का हो, या फिर इस्लामिक जो वैल्यूज हैं उनका हो, तो आपस में कश्मीरियत की पहचान ये होती रही कि बड़ा एक रवादारी रही है, सोच में भी और जीवन में भी।
ये सब कब तक रहा और कब उसमें बदलाव आने शुरू हुए, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। इसका कश्मीरी भाषा से भी कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे कश्मीरी भाषा है, संविधान की 8वीं सूची में मूल 14 भाषाओं में से एक थी कश्मीरी भाषा। जी। वो एकमात्र ऐसी भाषा रही उन 14 भाषाओं में से जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। उसमें कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई योग्यता, कोई परीक्षा, कोई डिग्री, इस तरह का कुछ नहीं पाया गया। उसको किसी सरकार ने अपने काम में इस्तेमाल नहीं किया, उसमें कोई अखबार नहीं छपे वर्षों, कोई पत्रिका नहीं छपी। अगर किसी भाषा के ना पढ़ने वाले हैं, ना वो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, और बहुत एक लेकिन वो बोलने वाले हैं और पहचान के हैं। कश्मीरी भाषा का जहाँ तक संबंध है, उसका विकास, उसका उद्भव सीधे वैदिक भाषा से हुआ है। वैदिक भाषा के एक प्राकृत के रूप में हुआ है। यानी शरीर के अंगों से लेकर सगे संबंधियों के नाम तक, नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के नाम को भी उसमें शामिल कर लें आप, तो सब कुछ जो है, ये शब्द स्रोत, जो शब्द संपदा कश्मीरी की है, वो सीधे वैदिक संस्कृत से और संस्कृत से चली आई है। उस भाषा को 14वीं शताब्दी के बाद उसमें उसको समझिए आप कि पश्चिम एशिया की भाषा, अरबी फारसी भाषाओं का एक उपबोली बनाकर रख दिया है। जब उपबोली बनाकर रख दिया, उसके बावजूद भी उससे अच्छा था कि सीधे वो उर्दू ही चले। तो कश्मीर में उर्दू ही रखी गई। उर्दू इसलिए रखी गई, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसको जम्मू कश्मीर राज्य कहते हैं, इसलिए उन्होंने समन्वय के लिए उर्दू भाषा को रखा। तो कश्मीरी भाषा में ये ठीक कह रहे हैं कि कहीं कभी पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब कश्मीरी भाषा पढ़ाई जा रही है। लेकिन कौन कश्मीरी भाषा? जो, जैसा कि मैंने कहा, जो कि इस समय अरबी और उर्दू फारसी के एक उपबोली बनकर रह गई है, जिसमें कश्मीर की मूल प्रकृति जो है, कश्मीरी भाषा का जो मूल स्वभाव है, मूल संरचना है, उसे ही विकृत कर दिया गया है। कश्मीरी भाषा की बात हो रही थी, तो उसमें जो साहित्य सृजन हुआ, जो अदबी काम हुआ, सकाफती काम हुआ, वो ज़्यादातर जो है वो संस्कृत में हुआ है। उसमें कल्हण का, बिल्हण का या उन लोगों का। कश्मीरी भाषा का कौन कौन सी किताब है? उसमें कल्हण बिल्हण ने संस्कृत में लिखा, अभिनव गुप्त ने संस्कृत में लिखा, क्षेमेंद्र ने, क्षेमराज ने, मम्मट ने, कैयट ने, रुयक ने, भट्ट लोलट ने, भट्ट उद्भट ने, सब ने संस्कृत में लिखा। ये विद्वान संस्कृत के रहे। लेकिन जो संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं, जो प्राचीन कश्मीरी भाषा के जो ग्रंथ हैं, उनमें सबसे पहला ग्रंथ आता है छुम्ब संप्रदाय। अच्छा। दूसरा ग्रंथ आता है महानय प्रकाश। ये सब आज से 600 साल पुराने ग्रंथ हैं। फिर तीसरा ग्रंथ आता है सुख दुख चरित। फिर आता है बानासुर कथा, जिसमें आपका शोध कार्य है। क्रम में थोड़ा सा आपने 11वीं शताब्दी में छुम्ब संप्रदाय, जो कि शैव दर्शन के क्रम संप्रदाय का एक भाग था, एक अंग था, उसी का एक स्कूल था, तो उसको लेकर छुम्ब संप्रदाय नाम का एक ग्रंथ लिखा गया, जिसमें कश्मीरी भाषा ने पूरा नहीं लिखा गया है। उसमें प्राकृत भी है, उसमें संस्कृत में व्याख्या भी, और उसमें 30 एक कोई कश्मीरी पद्य जो है, उसमें उसकी व्याख्या, उनकी और व्याख्या की गई है, पुनर्व्याख्या की गई है। उन तो उस लिहाज से तो ये प्राकृत है, पाली है। उसके बाद फिर कश्मीर में आता है महानय प्रकाश, जो कि वो भी क्रम संप्रदाय जो है, शैव दर्शन के क्रम संप्रदाय का ही ग्रंथ है। वास्तव में क्रम संप्रदाय जो कश्मीर में था शैव दर्शन का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है, उसमें स्थानीय भाषा को काफ़ी महत्व दिया गया है। इसलिए उसका प्रचार स्थानीय भाषा में करने को पर जोर दिया है उन्होंने। इसलिए कश्मीरी के जो प्रारंभिक ग्रंथ जितने भी हैं, छुम्ब संप्रदाय है या महानय प्रकाश है, वो कश्मीरी में ही, तत्कालीन कश्मीरी में, कश्मीर के बहुत ही प्रारंभिक रूप में रचे गए हैं। उसके बाद बादशाह के समय में, ज़ैनुल आबदीन की 15वीं शताब्दी के समय बानासुर कथा लिखी गई, जो कि हरवंश पुराण में दी गई। बानासुर की प्रसिद्ध कथा जो है, उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा जो है, और वो जो कृष्ण और बानासुर युद्ध जो है, उस पर आधारित है। वो उसमें कश्मीरी के जो प्रारंभिक रूप है, उसका एक तो उसका तो स्वरूप आपको उसका दर्शन आपको मिलता ही मिलता है। कश्मीरी छंद जो हैं वो भी संस्कृत पर आधारित हैं। वसंत तिलकम है,
शार्दूल विक्रीडितम है, मालिनी वृत्तम है। तो संस्कृत के जो वृत्त छंद हैं उनका उसमें प्रयोग किया गया है। और कश्मीरी के जो आरंभिक गीत हैं, जो गीत परंपरा है, प्रगीत परंपरा है, उसके भी उसमें पे हमको पहले सीधा दर्शन होते हैं। इसमें महान प्रकाश में भी 4 पद्यों का एक छंद का प्रयोग किया गया है। लेकिन बाणासुर कथा में जिन छंदों का प्रयोग किया गया वो संस्कृत के वृत्त छंदों के अतिरिक्त गीत की लय पर भी आधारित हैं। पिया मगस मारने, कर ईसोपी में निकटो, वो मेरे प्रिय मेरे निकट कब आएगा। तो इसकी भाषा से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाषा जो है ये संस्कृत के कितने निकट थी और संस्कृत से ही विकसित हुई थी। उसके बाद सुख दुख चरित बहुत बाद की 15वीं शताब्दी के अंत का ग्रंथ है। उसके बाद भी जो वहाँ पर हुआ उसका निर्वाण श्लोक स्तव है, रूप भवानी का है। तो उससे पहले लल्लेश्वरी कश्मीरी की उनको प्रथम कवियत्री माना जाता है। लेकिन लल्लेश्वरी की जो कश्मीरी है वो वर्तमान 19वीं शताब्दी की कश्मीरी इसलिए है कि वो तत्काल लिखित रूप में उनके पद्य जो हैं, उनके छंदों को वाक कहा जाता है। तो वाक जो उनके हैं, जिसको कश्मीरी में वाक कहा जाता है, वो जो है वो कश्मीर उनके, क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा क्या मैं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सुशील जी नहीं जो वाक हैं तो वो लिखित रूप में नहीं मिलते हैं। इसके विपरीत उनके बाद शेख नूरुद्दीन आए, उनके छंद को श्लोक या श्रुक कहा जाता रहा, यानी वो भी वाक जैसा ही था। उन्होंने लल्लेश्वरी का ही अनुकरण किया और लल्लेश्वरी की ही प्रशंसा की और कहा कि मैंने घूंट घूंट करके उनका ही अमृत पिया है। तस पद्मान पोहरिच लल्ले, जो वो पद्मपुर की जो लल्लेश्वरी थी उसके शब्दों का अमृत जो है पान मैंने किया है। और हे प्रभु मुझे भी ऐसा वरदान दो कि मैं भी उन्हीं के जैसा बन जाऊं। तो इस प्रकार से उसने प्रशंसा की है। शेख नूरुद्दीन और शेख नूरुद्दीन की भाषा में भी, लल्लेश्वरी की भाषा में भी जो शब्दावली आई है वो संस्कृत के बहुत ही निकट है। अब देखिए, अब लल्लेश्वरी की तो है ही है, शेख नूरुद्दीन ने पक्षी के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया है, प्रिय के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया है, माँ के लिए अम्ब शब्द का प्रयोग किया है। अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बिल्कुल संस्कृत से ही या तो निकले हैं या संस्कृत का ही रूप लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से उस समय तक 15वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी के अंत तक कश्मीर का रूप, 15वीं शताब्दी के अंत तक भी समझिए कश्मीरी का जो रूप था वो संस्कृतमय ही था। उसके बाद जब बादशाह ने पर्शियन को, फारसी को राजभाषा घोषित की, दरबार की भाषा घोषित किया, उसके बाद धीरे धीरे 19वीं शताब्दी तक स्थिति ये हो गई कि महमूद गामी ने जो कुछ लिखा उसमें समझिए कुछ एक क्रियापदों को छोड़कर बाकी सब पर्शियन, बाकी सब फारसी था। तो वो फारसी पर्शियनेट संस्कृति का एक अंग बना दिया कश्मीर को। तो उसके बाद और भी वो कश्मीर का रूप जो है उसमें उसके जो मूल कश्मीर का स्वभाव है, मूल कश्मीरी की प्रकृति है, उसका जो ध्वन्यात्मक रूप है या उसका जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए कश्मीरी को बिल्कुल एक भिन्न भाषा का रूप दे दिया गया। आप ही बता रहे थे कि ख़ासतौर पर जो हिंदू आबादी थी वहाँ की, कश्मीरी पंडित वगैरह, तो उन्होंने अरबी और फ़ारसी पर भी इतना अच्छा कमांड, इतना अच्छा अधिकार कर लिया कि अक्सर मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए भी हिंदू कश्मीरी पंडितों के पास भेजा जाता था। आप बता रहे थे। जी देखिए, ऐसा था कि ये समुदाय पढ़ने लिखने की ओर थोड़ा ज़्यादा रुचि रखता था, उनका अध्ययन अध्यापन में ज़्यादा मन लगता था। तो जब भाषा नई थोप दी गई और राजकीय प्रश्रय पर ही जीवन आधारित था, तो वही भाषा सीख ली, उसी में तज्ञ हो गए। और जब वो तज्ञ हो गए उसमें, तो बहुत से मुसलमान परिवार हिंदू पंडितों के पास अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए भेजने लगे। हमारे ही समुदाय में एक कुल नाम आता है काजी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि कहीं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में मुकदमे निपटाने के लिए, झगड़े निपटाने के लिए भी काजी का काम करने लगे, तो काजी कहला दिए गए।
तो वो लोग अपने पढ़ने लिखने की रुचि के कारण उस और अपनी वृत्ति के कारण उन्होंने उस भाषा पर भी अच्छा अधिकार जमाया, और जब उसके बाद भी कश्मीर में टिकने नहीं दिया गया तो जब देश भर में फैले तो इधर उधर दरबारों में उनको इस वजह से भी नौकरी मिली कि वो फारसी और उर्दू और इस सब के अच्छे ज्ञाता थे, विद्वान थे। जब संस्कृत का सारे भारत में नहीं, भारत के अतिरिक्त कंबोडिया और वियतनाम और कहाँ तक संस्कृत का प्रचार प्रसार था, एक कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज कश्मीरी ये संस्कृत थी, जैसे कि आज अंग्रेजी है। उस समय कश्मीरी के जो बौद्धिक परंपरा का जो कश्मीरी के विद्वान थे, कश्मीर के लेखक थे, उन्होंने भी संस्कृत को ही अपनाया। उसके बाद जब कश्मीरी भाषा का विकास होने लगा था, कश्मीरी भाषा का संस्कृत के, जैसे मैंने पहले भी कहा, संस्कृत से विकास हो रहा था, उस समय अचानक 15वीं शताब्दी में पर्शियन को लाद दिया गया और उसके बाद पर्शियन ही पर्शियन होती गई। अर्ध सत्य यह है कि पर्शियन सीखे बगैर, फारसी सीखे बगैर नौकरी का मिलना संभव नहीं था, राज दरबार में नौकरी मिलना संभव नहीं था कहीं भी। हमें लगता है कि आपने आज की जो बातचीत हुई इसमें आपने कश्मीर का जो योगदान पूरे हिंदुस्तान के लिए रहा है, धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में, और ज्ञान परंपरा जो कश्मीर की है, जिसने इस पूरे भारत को और भारत की सीमाओं के बाहर भी नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम पैगाम हिंद यानी भारत देशना में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो इस वक्त देश का एक सबसे अहम मुद्दा है। जी हां, हम बात करने वाले हैं कश्मीर के ऊपर। आप शायद जानते होंगे कि कश्मीर का योगदान, कश्मीर का कंट्रीब्यूशन इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इस पूरे प्रायद्वीप में बहुत सालों यानी हज़ारों सालों से है। ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म को लेकर जो भी लोग गए, चाहे वो तिब्बत गए, लद्दाख गए या फिर जापान, चाइना या दूसरे देशों में गए, वो बौद्ध जो भिक्षु थे वो उनमें से काफ़ी बड़े नाम कश्मीर से ही आते हैं। कश्मीर की पृष्ठभूमि और आज तक जो कश्मीर के हालात हैं उस पर बात करने के लिए हमारे पास आज हमारे साथ हैं दो बहुत महत्वपूर्ण विद्वान जिनको आप ज़रूर जानते होंगे। मेरे साथ हैं श्री सुशील पंडित जो कश्मीर विषयों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और लगातार बोलते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी साहब जो कश्मीरी लिपि, कश्मीरी भाषा, कश्मीरी परंपराएं, कश्मीरी जीवन, कश्मीरी संस्कृति के बहुत बड़ा एक नाम है और इस पर अक्सर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पूरे देश में जाने माने विद्वान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। के जैसे मुग़ल आए 16वीं सदी में, जी, उन्हें संस्कृत जाहिर है कि नहीं आती होगी, संस्कृत के तो वो जानते, बल्कि वो तो ये कहा जाता है कि उन्हें कोई भी भाषा बहुत अच्छी नहीं आती थी। पर्शियन उन्होंने इसलिए ले लिया चूँकि पर्शियन बड़े मॉडल उनके सामने थे, पर्शियन की तहजीब, उनकी ज़बान उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, वो रूलर्स थे और एक पूरे मिडिल ईस्ट में पर्शियन की एक साख थी, तो लिहाजा उन्होंने पर्शियन ज़बान को ही ले लिया। संस्कृत से उनको कोई ताल्लुक़ था ही नहीं, तो ये नेचुरल था कि अगर उनकी हुकूमत वहाँ पर है तो वो एक ऐसी ज़बान ले लें जिसे वो थोड़ा बहुत समझते हों। संस्कृत के मुकाबले पर्शियन उन्हें शायद ज़्यादा अच्छी लगती होगी या उनको आती होगी। मुगलिया दौर में ही औरंगज़ेब का बड़ा भाई दारा शिको कश्मीर गया संस्कृत पढ़ने, बहुत सारी किताबों के अनुवाद भी करवाए। जी, तो वहाँ तब भी संस्कृत के जाने माने लोग थे और उसकी रुचि संस्कृत में थी और वहीं बैठ करके उसने उपनिषदों का अनुवाद किया। पर संस्कृत से पर्शियन में किया ना। संस्कृत से पर्शियन में इसलिए किया क्योंकि वह पर्शियन में उस बात को, उस ज्ञान को पहुंचाना चाहता था जिससे वो स्वयं बहुत प्रभावित हुआ, जिसके लिए उसने संस्कृत पढ़ी। और वही उपनिषद फिर जब फ्रांस पहुंचे और फ्रांस से फिर जर्मनी पहुंचे तो जर्मनी में इंडोलॉजी को लेकर के एक नया बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कश्मीर ज्ञान का क्षेत्र था, संस्कृत का क्षेत्र था
और संस्कृत पढ़ने वालों के लिए वहाँ जाना एक बहुत बड़ा आकर्षण था। वहाँ पर पर्शियन लागू होने के बावजूद संस्कृत को लेकर के एक बहुत बड़ा जो अध्ययन था और वहाँ पांडुलिपियों का भंडार था, ज्ञान की परंपरा थी, वो किसी तरह जीवित रही। हालांकि धीरे धीरे उसका क्षय हुआ। नाज़रीन, आप ये देखिए कि हमारे पास बहुत बड़े दो विद्वान हैं और एक वो विरासत जिस पे हमें फ़ख्र भी होता है और अफसोस भी होता है कि अगर इतनी समृद्ध, इतनी रिच हेरिटेज हमारी कहीं पे उसे नुकसान पहुंचा तो ये हम सब के लिए एक चिंता का, एक फ़िक्र की बात है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात सुशील पंडित साहब ने कही कि एक इतनी रिच हमारी विरासत रही है, कश्मीर के एक संदर्भ में हम कहें तो उसे नुकसान पहुंचा के ख़ास इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को, प्रायद्वीप को, और एक तरह से कहें पूरी इंसानियत को, क्योंकि जितना इवॉल्व कर पाता है इंसान बौद्धिक क्षेत्र में या चिंतन के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, शायद उसे नुकसान हुआ होगा जब इतनी रिच परंपरा को नुकसान पहुंचाया गया, रोका गया, तो उसको नुकसान तो पूरे हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी ह्यूमैनिटी को हुआ होगा। कश्मीर का जो वास्तविक सांस्कृतिक अस्मिता रही है वो उससे काफ़ी भिन्न है जैसा कि आज प्रस्तुत किया जा रहा है। ज़ैनुलाब्दीन ने संस्कृत को बहिष्कृत किया। संस्कृत को बहिष्कृत इस दृष्टि से नहीं किया कि संस्कृत में लिखा ही नहीं कुछ गया। श्रीवर और जोनराज उन्होंने अपनी राज तरंगनियाँ संस्कृत में ही लिखी, उन्होंने अपने ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे और उसके बाद भी संस्कृत में रचना जारी रही। लेकिन मुस्लिम संस्कृत का महत्व जो है, संस्कृत का महत्व जो है वो एकदम समाप्त हो गया। और इसी तरह से जो अपने कश्मीर के अपने जो कलाएं थीं, स्थानीय कलाएं थीं, तो स्थानीय कलाओं का भी लोप हो गया। उसके स्थान पर पश्चिम एशिया की कलाएं आ गई वहाँ पर। कश्मीर की मूल अस्मिता जो है वो जो इंडिजिनस, जो कश्मीर की मिट्टी से जो कुछ उपजा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कश्मीर की देन जो है, एक तो काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में, दूसरे कश्मीर शैव दर्शन, सारे विश्व में अभिनव गुप्त का नाम है। काव्य शास्त्र में साहित्य शब्द को आप ले लीजिए, साहित्य शब्द कश्मीर के काव्य से सौंदर्य समझिए विश्लेषक कुंतक का रचा हुआ है। कुंतक ने इस शब्द का, उससे पहले भामा ने शब्द और अर्थ के साहित्य को साहित्य कहा, और साहित्य शब्द जो है इसका आविष्कार जो है, इस शब्द को जो बनाया वो कुंतक, कश्मीरी कुंतक ने किया। इस प्रकार से संस्कृत की परंपरा साथ साथ चलती रही। ऐसा नहीं कि संस्कृत के जो प्रेमी थे, संस्कृत के जिनको लगाव था, उन्होंने एकदम संस्कृत को छोड़ दिया। लेकिन आजकल ये स्थिति है कि कश्मीरी भाषा जो है उसके स्वरूप को एकदम बदल दिया गया। 1339 में जब सुल्तान आए तो लगभग 100 साल तक, यानी 6 पीढ़ियों के शासक राज तिलक करके मंत्रोच्चार के साथ बिल्कुल हमारी विधि से ही राज्याभिषेक करते थे, स्थानीय विधि से, क्योंकि तब कश्मीर हिंदू बहुल था, कुलीन अधिकांश हिंदू थे, तो उनको साथ लेकर चलने की एक मजबूरी थी। उस समय संख्या बल में कश्मीर में जनसंख्या बहुमत में नहीं थी, तो राजा उस स्थानीय परंपरा को साथ लेकर चलते थे। लेकिन ये 100 साल तक चला। 100 साल के बाद न केवल भाषा बदल दी गई, जो लिपि थी, शारदा लिपि में संस्कृत और कश्मीरी दोनों लिखी जाती थी। अच्छा, उस लिपि का भी लोप हो गया, वो लिपि भी चली गई। हालांकि आपसे शारदा लिपि के बारे में हम जानना चाहेंगे, आप पूरा करिए, लगाते हैं। तो जब लिपि का ह्रास होता है, भाषा का ह्रास होता है, वो एकाएक नहीं मर जाती। जैसे भाषा का शनय शनय विकास होता है, इसी तरह उसका ह्रास भी शनय शनय ही होता है। वो उसको कुछ पीढ़ियां लगती हैं जाने में, और संस्कृत जैसी भाषा को समय लगा, उसमें रचना होती रही, रचना धर्म होता रहा। आप देखिए मुगलों के समय खुद पढ़ने अगर आए दारा शिको तो उस समय कश्मीर में आए, कश्मीर में ही आए थे। तो ये बात डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये कश्मीरी भाषा की जो लिपि है, शारदा लिपि, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को। शारदा लिपि जो है कश्मीर की लेखन पद्धति जो है, मूल लेखन पद्धति रही है, और संस्कृत ही नहीं, कश्मीरी के भी जो आरंभिक ग्रंथ हैं, जिसमें अभी हमने छुम्ब संप्रदाय और बानासुर कथा और बाकी का नाम, ये सब जो हैं कश्मीरी शारदा लिपि में ही लिखे गए हैं। इतना ही नहीं,
शारदा लिपि अभी जिंदा है? शकुंतला है या महाभारत है, उनके जो प्रामाणिक संस्करण हैं वो शारदा में लिखे गए ग्रंथों के अनुसार, पांडुलिपियों के अनुसार ही उनको एडिट किया गया, उनका संपादन किया गया, उनका प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया गया। तो शारदा लिपि बहुत देर तक चलती रही, एकदम मर नहीं गई। लेकिन सामान्य जो सरकारी लिपि थी, जो सरकार जो के काम काज में आने वाली लिपि थी, उसको वो तो फारसी लिपि ही रखी गई। शारदा लिपि में 16वीं शताब्दी तक कब्रों के लेखों पर तक शारदा लिखी जाती रही है। अच्छा। और उसके बाद भी शारदा मुसलमानों का द्वारा भी प्रयुक्त होती रही है। लेकिन अचानक उसके बाद शारदा लिपि को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और वो जन्म पत्रों और इस प्रकार की चीज़ों के लिए, जंत्रियों और जन्म पत्रों और पंचांगों के लिए तक सीमित रह गई। तो शारदा, लेकिन अब शारदा लिपि ने तिब्बती भाषा को या अन्य भाषा को भी शारदा लिपि तिब्बती भाषा की लिपि के रूप में या गुरुमुखी पंजाबी की लिपि के रूप में भी? एक क्षण में कहना चाहूँगा कि शारदा लिपि का महत्व इसलिए है कि यह ब्राह्मी लिपि से, अन्य भारतीय लिपियों की तरह ये भी ब्राह्मी लिपि से के पश्चिमोत्तर रूप से, नॉर्थ वेस्टर्न रूप से और सारे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई थी। अब ये इतनी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही नहीं, अफ़गानिस्तान तक फैली थी। अफ़गानिस्तान में देखिए 11वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गजनी ने सिक्का निकाला, उसने अरबी और पर्शियन लिपि का प्रयोग किया। वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, उन्होंने कहा हमें ये नहीं चाहिए। काबुल के लोगों ने विद्रोह किया, उन्होंने कहा कि आप जो सिक्का निकालें उसमें शारदा लिपि में लिखिए, और उसको शारदा लिपि का भी एक सिक्का निकालना पड़ा। अच्छा, शारदा लिपि एक सिल्वर से एक चांदी है? का सिक्का उसको निकालना पड़ा शारदा, उसमें शारदा लिपि जैसे ब्राह्मी से लिया गया हो तो ब्राह्मी में राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों ही पद्धतियां थी। ये शारदा में क्या है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, और आज इसका स्टेटस क्या है? शारदा लिपि लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती है, जैसे आप देवनागरी लिखते हैं या गुरुमुखी लिखते हैं। आज यह कहीं प्रयोग में नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब इसको पढ़ाते हैं, इसके ऊपर वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, अब इन विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर इनके सत्र चलते हैं। तो शारदा मेरी अपनी जो जन्म कुंडली है, जब मैं पैदा हुआ था तो वो शारदा में लिखी गई। मेरे जन्म तक शारदा का प्रयोग होता रहा, ये उसका प्रमाण है, लेकिन बहुत सीमित रूप में। तो आज जहाँ जहाँ पढ़ाई जा रही है, जैसे पाली, प्राकृत, उसी तरह से उन्होंने शायद इसमें कोर्सेज में ये शारदा डाल दी होगी। शारदा मुझे नहीं लगता कहीं भी पढ़ाई जा रही है औपचारिक रूप में। सरकारी स्तर पर शारदा का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा, और सामान्य रूप से भी शारदा का प्रयोग नहीं। अब कुछ लोग उसको पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन शारदा लिपि जो है उसके बारे में महत्व ये है कि उससे अन्य लिपियां भी विकसित हुई, जैसे गुरुमुखी, जैसे कि तिब्बत की लिपि, जैसे उसका जो प्रारंभिक रूप था सिद्धम लिपि, उस सिद्धम लिपि में वो जापान तक पहुंच गई। जापान की शिंतोन जो लिपि है वो सिद्धम से ही विकसित हुई, और आज भी एक विशेष त्यौहार मनाया जाता है जापान में, जिससे सिद्धम लिपि में बीज मंत्र लिखे जाते हैं। सिद्धम लिपि जो है वो नागरी और शारदा से काफ़ी मिलती जुलती है, और स्वयं शारदा लिपि जो है वो नागरी का ही एक पूर्व रूप है। नागरी और शारदा में बहुत ही समानताएं हैं दोनों लिपियों में, इसलिए 12वीं शताब्दी में कश्मीर में देवनागरी का प्रयोग भी होने लगा 12वीं शताब्दी से। और उसके बाद उससे, लेकिन कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश कहिए, सारे गिलगित कहिए, दर्दिस्तान कहिए, अफगानिस्तान कहिए, मैंने आपको सिक्के की बात आपको अभी बता दी, सब जगह सारे नॉर्थ वेस्टर्न जितना हिमालय है उसमें शारदा का प्रयोग होता रहा है, अब अभी टिल रिसेंटली होता रहा है। तो अब जो है क्योंकि सरकारी मान्यता उसे प्राप्त नहीं है, इसलिए उस लिपि का लोप हो गया। कश्मीर की पहचान थी एक तरह से, भाषा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, वो बहुत अहम थी, बहुत ख़ास थी। उसने इस पूरे महादेश में, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत असर डाला, उसके बल्कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, दूसरे देशों में भी इसी रास्ते से गई, इसका बहुत असर डाला। हमें लगता है कि कहीं कहीं जो लोग अब इस चीज़ को उठा रहे हैं, इस आंदोलन को उठाए हुए हैं, जैसे शारदा लिपि को दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश चल रही है,
एक अच्छी संभावनाओं को लेकर एक अच्छी शुरुआत है। तो सुशील पंडित साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो शारदा लिपि के पुनर्जीवन के लिए, उसको दोबारा चलन में लाने के लिए, या कम से कम उसके पठन पाठन के लिए कुछ कोशिशें चल रही हैं, किस स्तर पर चल रही हैं, कौन लोग लगे हुए हैं कि इस भाषा को, इस लिपि को जिंदा रखा जाए? देखिए, इस लिपि का दैनंदिन प्रयोग तो संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें पांडुलिपियों का इतना महत्वपूर्ण भंडार है कि यदि कश्मीर के हमें इतिहास को, उसके साहित्य को, उसकी ज्ञान परंपरा में से जो उत्पन्न कृतियां हैं, उनको यदि पढ़ना है, समझना है, उन पर मौलिक काम करना है, तो शारदा जानना आवश्यक है, क्योंकि वो सब शारदा में है। तो इसलिए उन विद्यार्थियों का, उन शोधकर्ताओं का शारदा से परिचित होना आवश्यक है। शारदा के साथ एक संवेदना का लगाव तो हो सकता है, और उसके तहत भी बहुत से लोग सीख रहे हैं। नहीं, अगर शोध की संभावनाएं वहाँ पर हैं, जी, एक बात, तो दूसरी बात ये भी है कि इस सदी ने देखा है, हमारी पिछली सदी में, कि हिब्रू को रिवाइव किया गया जी, और हिब्रू एक जिंदा लिपि भी है, भाषा भी है। कश्मीर का जो सांस्कृतिक योगदान है कश्मीर में, कश्मीर के बाहर, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। कहिए आप। कश्मीर ने जो कुछ सारे संसार, सारे भारत और सारे विश्व की बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं को कश्मीर का जो योगदान है, वो जैसा मैंने पहले भी कहा, वो बहुत विशिष्ट रहा है। विशेषकर दर्शन और साहित्य और सौंदर्य शास्त्र की दिशा में, इसके अतिरिक्त व्याकरण के निर्माण में कश्मीर का जो योगदान रहा है, विशेष संस्कृत भाषा में, मतलब उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में कश्मीर के लोगों ने लिखा है, उसके बारे में कश्मीर ने अपना बहुत कुछ दिया है सारे विश्व को। तो कश्मीर की जो मूल सांस्कृतिक अस्मिता है, वो इन्हीं बातों पर आधारित है, जो कश्मीर की मिट्टी से उपजी है। कश्मीर की अपनी सांस्कृतिक जो स्वरूप रहा है, वास्तविक स्वरूप रहा है, जो मूल्य चेतना है कश्मीर की मूल रूप से जो मूल्य चेतना रही है, और जो इतिहास चेतना है, उसके बारे में जानना, उसके अविकृत रूप से हम जानना बहुत आवश्यक आज हो गया है, क्योंकि उसको अत्यंत विकृत रूप में आज प्रस्तुत किया जा रहा है। कश्मीर से गए बौद्ध भिक्षु और उन्होंने कश्मीर चीन का जो वर्तमान सिंजियांग या सिंकियांग क्षेत्र है, वहाँ पहुँचे, और वहाँ काशगढ़ को काशी कहा गया, कश्मीर की देन की जो सांस्कृतिक देन है उसके कारण काशगढ़ को काशी कहा गया। इसी प्रकार से कूचा में जो कुमार जीव जो हैं, इतने महान विद्वान थे महायान बौद्ध धर्म के, कि उन्हें सद्धर्म पुंडरीक, यानी जिसको कहते तो लोटस सूत्र कहते हैं, सद्धर्म पुंडरीक है, उस पर जो व्याख्या लिखी वो सारे चीन में उससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उससे सारे चीन के विद्वानों ने, और उनको कुमार जीव को फोर्थ सन, चौथा सूर्य बौद्ध धर्म का माना गया। और यही नहीं, उनको चीनी भाषा का सबसे महान भारतीय शैलीकार कहा गया। तो इतनी उनकी वो देन रही है। और उसके बाद भी जितने भी हुए हैं धर्म यशस्वी हुए हैं, अनेक जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी चीनी भाषा में जो टोन्स हैं, ये टोनल भाषा है, वो टोन्स देने वाले कुमार जीव हैं। वो भाषा को एक व्यवस्था देते हैं। वो 4 टोन्स के अंदर चीनी भाषा उच्चरित होती है। एक बात मैं जानना चाहता हूँ सुशील पंडित साहब की, ये जो वहाँ की स्थानीय आबादी थी, भले ही वो उन्होंने कोई सा भी धर्म कोई एक्सेप्ट कर लिया हो, जिस तरह से मुस्लिम बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए हिंदू पंडितों के पास आते थे, ऐसा कभी हुआ कि किसी मुस्लिम स्कॉलर ने ये इन पौराणिक मुद्दों पर या इस परंपरा में कुछ लिखा हो, कोई योगदान दिया हो? बहुत कम। एक दो नाम बताइए ना कोई। अब एक सबसे प्रमुख नाम तो दारा शिकोह ही है। दारा शिकोह तो इस मुख्य भूमि से, इस भूमि से गए हैं। लेकिन कश्मीर में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, नुंद ऋषि, उन्होंने जो लिखे श्रुक नुंद ऋषि शेख नूरुद्दीन है, या शेख नूरुद्दीन है, लेकिन वो ऋषि परंपरा में माने जाते हैं। अच्छा, और इनके अलावा भी कुछ नाम है?
इनके अलावा कुछ मॉडर्न पोएट्स, अच्छा, अब जैसे अहद जरगर हैं, जरगर हैं, शम्स फकीर सूफी हैं, कवि जो कश्मीर के हुए हैं 19वीं शताब्दी के, अहद जरगर हैं, समद मीर हैं, रहमान डार हैं, उन सब ने इनकी विशिष्ट जो उन्होंने भारतीय वेदांत के दर्शन को या भारतीय अद्वैत दर्शन को उन्होंने अपनाया, उसे उन्होंने शास्त्रीय कलाम कहा उन्होंने। वो शास्त्रीय कलाम था और उसमें जो हिंदू देवी देवताओं के नाम लिए गए और हिंदू शास्त्रों के नाम लिए गए उन्होंने, और उसमें विशेष रूप से अद्वैतवाद को उन्होंने। तो ये एक तरह से बड़ी अच्छी शुरुआत है कि एक लंबे एक तवील अरसे के बाद में आज के जो नौजवान हैं या आजकल इस समय जो आप संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन आज वो चुक गया है। नहीं, आजकल कई कुछ सज्जन हैं, कई मुसलमान सज्जन हैं, एक तो मीमहा जफ़र हैं, हाँ जी। उसके अतिरिक्त भी एक, मुझे उनका नाम इस समय ठीक से याद नहीं आ रहा है, उन्होंने काफ़ी कुछ शैव दर्शन का अध्ययन किया है। वो अध्ययन जो है कितना सही है कितना गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन अध्ययन किया है और वो इस दिशा में उन्होंने, मीमहा जफ़र ने विशेषकर जो शिव सूत्र हैं उनका कश्मीरी में अनुवाद भी किया है, जिसको कि एक सराहनीय कार्य माना जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बातचीत की और आप यहाँ स्टूडियो में आए। मैं प्रोग्राम के आखिर में हम लोग आ गए हैं। एक सवाल आप दोनों साहिबान से मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि सरकार की जो कोशिश हुई, यानी धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद में, और इसे ये अभी शुरुआत है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत सराहनीय शुरुआत है, लेकिन संसद में की गई एक घोषणा और राष्ट्रपति द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक पहल माना जा सकता है। यह इतिश्री नहीं है, बहुत आगे लंबा चलना है। कश्मीर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो एक विश्वमन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके कारण इस तरह का फसाद पैदा हुआ, बहुत सारे दूसरे भी कारण रहे होंगे। तो उस सब को धीरे धीरे कम करना और एक सही शिक्षा, सही दिशा, सही वातावरण निर्मित करना और धीरे धीरे कश्मीर को अपनी मौलिक पहचान पर लौटा लाना, उसको अपने इतिहास का बोध कराना, उसको अपनी संस्कृति का बोध कराना और वहाँ एक ऐसे समाज को पुनर्स्थापित करना जो उसको प्लूरलिज्म की तरफ ले जाए। डॉक्टर साहब, आप भी यही मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ यही बात, इस लिहाज से कि जो ये पूरा रीजन है जम्मू कश्मीर का, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अलग अलग हो गई यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद में, और वो कभी भी पहले से ही, चाहे वहाँ पे बहुत सारी मल्टी एथनिसिटी रही, बौद्ध भी थे, सिख भी थे, डोगरे भी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, शिया भी थे, और ये बाल्टिक और उस रीजन को ले लेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका दायरा। तो एक पहले से भी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी तो थी ही। जब हम बात करते हैं तो हम जम्मू कश्मीर को कश्मीर मान लेते हैं। जो आपने हिंदू और बौद्ध की संख्या की, बौद्ध जो हैं वो लद्दाख में उनकी संख्या अधिक है, थोड़ी बहुत 50% से अधिक है। जो बाकी डोगरा और अन्य पंजाबी जो हिंदू हैं वो जम्मू में केंद्रित हैं। जब तक कि आप एक बैलेंस्ड समझिए दृष्टि से इस कश्मीर को नहीं देखेंगे और वहाँ पर उसमें उसकी जो एथनोग्राफी है उसकी ओर भी ध्यान देना है, उसकी जो जनसंख्या का सवाल है उसको भी बैलेंस्ड रूप में देखना है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी बातचीत आज कश्मीर के इतिहास के बारे में, उसकी विरासत के बारे में, उसमें जो धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में जो उसका योगदान या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो हमारे बहुत ख़ास मेहमान आए, डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी साहब और सुशील पंडित साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ख़यालात आपने जाने होंगे, आप इससे मुत्तफ़िक़ हों, मुत्तफ़िक़ ना भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो वो समझते हैं कश्मीर के बारे में, जैसा उन्होंने देखा है या जो उनका अपना अनुभव रहा है, वो आपसे शेयर किया। इस प्रोग्राम को हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगले शुमारे में किसी और मुद्दे पर एक और विचार लेकर एक कुछ और माहिरीन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।